तो वन बिगेन ctfchallenge.com का सबसे पहला चैलेंज भी है और सबसे बेसिक चैलेंज भी है। ये चैलेंज आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया है कि आगे के जो इससे हार्डर चैलेंजेस हैं कैसे उनके साथ डील करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट करना है और कैसे उन पे कंटेंट डिस्कवरी करनी है। तो इस चैलेंज में मेजरली हम फोकस करेंगे कंटेंट डिस्कवरी के ऊपर और उसके अलावा यहाँ पे आपको बेसिक एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिल जाएगा लाइक आइडोर वल्नरेबिलिटी। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा कि कैसे ctfchallenge.com के चैलेंजेस वर्क करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो वन बिगेन ctfchallenge.com का सबसे पहला चैलेंज भी है और सबसे ईजी चैलेंज भी है। वन बिगेन का डिस्क्रिप्शन कहता है दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, गेट अ फील फॉर हाउ CTF चैलेंज वर्क्स, दिस चैलेंज इंक्लूड्स अ वॉक थ्रू टू गाइड यू अलॉन्ग द वे। यानी कि ये सिंपल सा ये कह रहा है कि ये चैलेंज इसलिए बनाया गया ताकि आपको पता चल जाए कि ctfchallenge.com काम कैसे करता है, उसके चैलेंजेस होते कैसे हैं, ठीक है। और साथ में इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आपको एक वॉक थ्रू भी दिया है कि अगर आपको समझ ना आए इस चैलेंज को कैसे करना है तो उन लोगों ने आपको अपना वॉक थ्रू दिया है, आप अकेडमी में जाके उनका वॉक थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। हम इस चैलेंज को सॉल्व करने वाले एक चैलेंज के तरीके से देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी ईजी चैलेंज होने वाला है। आगे चलते चलते चैलेंज का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, चैलेंज के अंदर चलते हैं। अब चैलेंज के अंदर आने के बाद हर चैलेंज के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, 3 टैब हैं। पहला टैब है ब्रीफ, अगला टैब होगा फ्लैग्स और उससे अगला टैब होगा चैलेंज स्कोर बोर्ड, ठीक है। हमारा मेन काम होगा ब्रीफ और फ्लैग्स के साथ। तो ब्रीफ में सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक सा बताया जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक कुकी दी जाती है, अगर आपको दिख रहा हो ये कुकी वैल्यू, तो ये कुकी आपको दी जाएगी और ये कुकी बहुत स्पेशल है। ये कुकी हर जने की डिफरेंट होती है, हर जने की यूनिक होती है। तो आपके पास जो कुकी होगी वो अलग होगी, मेरी जो कुकी है वो अलग है और इस कुकी की मदद से ही आप उन चैलेंजेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये कुकी यूज़ नहीं करोगे तो चैलेंज वेबसाइट में आपको एक एरर दिखेगा कि आपने अपनी कुकी का यूज़ नहीं करा है, तो आप इस चैलेंज को नहीं खेल सकते। तो आपको इस कुकी का उस चैलेंज में यूज़ लेना ही पड़ेगा और वो मैं बताऊँगा कैसे हम लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है फ्लैग्स। फ्लैग्स में आप यहाँ जाके सबमिट कर सकते हो अपने फ्लैग्स जो भी आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑर्डर में फ्लैग्स को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैग 9 को पहले सबमिट कर सकते हो, फिर फ्लैग 8 को कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी फ्लैग को आप कभी भी सबमिट कर सकते हो। अब वापस ब्रीफ में चलते हैं और यहाँ आने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा बिगिन चैलेंज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो यहाँ पे चैलेंज वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर मैं आपको चैलेंज वेबसाइट में दिखाऊँ तो अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं कुकीज़ खोलूं तो कुकीज़ के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली हमारे लिए कुकी लगा दी है CTF चैलेंज और उसकी वैल्यू। अगर आप में नहीं है तो आप लगा देना। अगर आप बिगिन चैलेंज वाले बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कुकी सेट हो जाएगी, लेकिन अलग से अगर आप इस डोमेन को अपने वेब ब्राउजर में खोलोगे तो ये कुकी सेट नहीं होगी, तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी यहाँ पे आकर। अब हम चैलेंज की बात करते हैं। तो इस चैलेंज में हमारा जो टारगेट डोमेन है वो है onebigin.co.uk। अब एक चीज़ याद रखना जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग सोच के चलना, ये बिल्कुल बग बाउंटी सोच के चलना। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सब डोमेन्स भी मिल सकते हैं, काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स भी मिल सकते हैं, काफ़ी सारी APIs भी मिल सकती है। तो कंटेंट डिस्कवरी आपको करना आना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है वो। तो इसमें हमारे को बहुत कंटेंट डिस्कवरी करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को मज़ा भी आएगा, यहाँ पे बग बाउंटी वाला फील भी आएगा। तो सबसे पहले जब हमारे को टारगेट वेब एप्लीकेशन मिलती है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू लेना कि क्या करती है, किसकी वर्किंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो सब देखते हैं। अब बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ खास नहीं है। होम बटन पे दबाओगे तो वापस आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बाकी टेक्स्ट लिखा है वेलकम, देयर इज नॉट मच हेयर। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, पेज सोर्स देख लेते हैं, व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पे हम मेजरली जो सोर्स कोड होता है काफ़ी बड़ा हो सकता है काफ़ी वेबसाइट का, तो हम मेजरली फोकस करते हैं सबसे पहले कि कमेंट्स हमारे को दिख जाए, ग्रीन कलर में अलग ही रिफ्लेक्ट होंगे आपको कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक कमेंट, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड चीज़, जब हम सोर्स कोड को देख रहे होते हैं ना, सेकंड चीज़ आपको देखनी होती है कस्टम जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल। कस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो खुद किसी डेवलपर ने लिखी हो, जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है, गूगल पे सब यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं देखेंगे, ये बनी बनाई एक CSS फाइल आपको इंटरनेट पर मिलती है। हमारे को देखना किसी ने यूज़ कर रखा हो, अपनी ही कोई style.css फाइल बना रखी हो, तो वो अपनी कस्टम बनाई होगी, उसमें उसने खुद का CSS कोड लिखा होगा, तो वो हमारे को चेक करना होता है।
अगली चीज देखते हैं जावास्क्रिप्ट सिमिलरली कि जावास्क्रिप्ट कहाँ है। तो नीचे आप देखोगे जावास्क्रिप्ट नॉर्मली लास्ट में होती है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे तो jQuery और बूटस्ट्रैप दोनों की जावास्क्रिप्ट फाइल लगी है। तो ये भी फ्रेमवर्क है, तो इसमें भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहीं पे कोई कस्टम होती जैसे private.js या फिर script.js, तो वो इस जने ने खुद बनाई होती, जिसने वेबसाइट बनाई है। तो उसमें हमारे को ज़रूर चेक करना होता है कि जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड अटैक बहुत मिलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पे एक टारगेट डोमेन है। अब लेकिन एक चीज़ है कि ये जो डोमेन है ये पूरा स्कोप में है, तो इसके जितने सब डोमेन्स भी हैं, जितने एंड पॉइंट्स हैं, उन सब पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं जाके। तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा, मैं इस डोमेन की DNS इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। DNS बहुत कुछ अपने साथ स्टोर कर सकता है, अगर आपको नहीं पता DNS में बहुत कुछ स्टोर होता है, ठीक है। एलियास नेम जिसे हम सी नेम कहते हैं, जैसे onebegin.co.uk एक्चुअली में पॉइंट कर रहा हो onebegin.com को, तो वहां पे एलियास लिख सकते हो कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, वो आप लिख सकते हो DNS के अंदर। तो हमारे को ओरिजिनल डोमेन पता लग सकता है। उसके अलावा TXT रिकॉर्ड होते हैं जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट डेटा छुपा हो सकता है। उसके अलावा Hinfo रिकॉर्ड होता है, Hinfo के अंदर जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर यूज कर रहा है वो सब स्टोर रहता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे को इसका DNS इन्फॉर्मेशन निकालना है, जिसके लिए मैं टूल यूज करूंगा NSLOOKUP। तो जो मेरा कमांड होगा वो होगा NSLOOKUP -type = any। यहां पे मैं इसको ये कह रहा हूं कि कोई भी DNS रिकॉर्ड टाइप हो, कोई भी टाइप हो, ठीक है, A टाइप है, C नेम टाइप है, कोई भी टाइप है, आप मेरे को सबकी वैल्यू दिखाओ। मतलब DNS ने इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है वो सब मुझे दिखाओ। उसके बाद हम अपना डोमेन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, और लास्टली हम यहाँ पे दे देंगे कौन सा DNS सर्वर यूज करना। तो मैं दे दूंगा 8.8.8.8, जो कि बहुत कॉमनली सबको पता है गूगल का सर्वर है। एंटर मारते हैं और अब आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन जैसे कि इसके नेम सर्वर्स हमारे को मिल गए हैं कि ये डिजिटल ओशन पे एक्चुअली में इसने अपनी वेबसाइट बनाई होगी या वहाँ के DNS सर्वर्स का ये यूज़ कर रहा है। उसके अलावा इसका IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस मिल जाता है। उसके अलावा TXT रिकॉर्ड हमारे को एक मिला है, जिसमें TXT में हमारे को अपना पहला फ्लैग मिल गया है। इस चैलेंज के अंदर हमारे को टोटल 9 फ्लैग्स फाइंड करने, हमारा पहला फ्लैग हमारे को यहाँ पे मिल गया है। अब आती है अगली चीज़, ठीक है, हमने DNS चेक कर लिया, नॉर्मल सी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई, मेल एड्रेस मिल गया, हमारे को नेम सर्वर मिल गया, हमारे को IP एड्रेस मिल गई, TXT रिकॉर्ड में काफ़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ मैं करूँगा सब डोमेन्स फाइंड करना। इस डोमेन के क्या क्या सब डोमेन्स है ना, वो फाइंड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, सब डोमेन्स की जब हम बात करते हैं ना, सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स वे और एक तरीका होता है हमारा OSINT वे। अब ब्रूट फोर्स जो है बहुत आसान है समझना। अब जैसे onebegin.co.uk, तो मैं क्या काम करूंगा, इससे पहले कुछ वर्ड्स ट्राई करूंगा, जैसे admin.onebegin.co.uk या फिर custom.onebegin.co.uk या फिर password.onebegin.co.uk। इस टाइप से मैं वर्ड्स को ट्राई करूंगा और जिसका स्टेटस कोड मेरे को 200 मिलेगा, यानी कि मेरे को एक वेबसाइट फाउंड हो गई है ना। तो वो हमारे को यहाँ पे चेक करना होगा। ये होती है ब्रूट फोर्स वे कि हमारे को नहीं पता क्या, हम बस वर्ड्स को ट्राई कर रहे हैं स्टेटस कोड के लिए। एक होती है OSINT वे। OSINT आप समझ सकते होंगे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी कि हम गूगल में जाके सर्च करते हैं इस डोमेन के बारे में, इसके रिलेटेड सब डोमेन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिंग पे जाएंगे, अलग अलग सर्च इंजन पे जाएंगे, अलग अलग ऐसी वेबसाइट जो डोमेन के सब डोमेन्स स्टोर करती हो अपने पास, उन सब वेबसाइट्स पे जाके इस चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या सब डोमेन्स है। 2 तरीके हम दोनों यूज करेंगे। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, DNS recon। ये एक टूल है DNS recon जिसका मैं यूज ले रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स करने में हेल्प करता है सब डोमेन्स को। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा -d डोमेन के लिए, और हमारा डोमेन है onebegin.co.uk। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी -D, जो डिक्शनरी फाइल आपको यूज करनी है। तो -word list subdomains.txt, ये वर्ड लिस्ट आपको पता है प्रोवाइड करते हैं खुद से ctfchallenge.com वाले। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे को ढूंढनी नहीं पड़ेगी कौन सी वर्ड लिस्ट यूज़ करें। नेक्स्ट चीज़ आएगा, आपको इसको बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो हम बोलेंगे इसको टाइप, हम क्या टाइप का अटैक करना चाहते हैं, और हम बोलेंगे ब्रूट फोर्स अटैक। तो उसके लिए लिखते हैं BRT, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप है, आप पढ़ सकते हो हेल्प मेन्यू में जाके। अब एंटर मारते हैं इस पर। अब इसने हमारे लिए यहाँ पे server.onebegin.co.uk फाइंड करा है, और उसके अलावा एक www.onebegin.co.uk। अब ये तो वही नॉर्मल, जो चाहे www लगाओ ना लगाओ सेम रिजल्ट देगा। सर्वर हमारे को एक अलग से यहाँ पे सब डोमेन हमारे को फाइंड हो गया है ना, सर्वर वाला। तो इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो हम कर्ल का यूज ले सकते हैं इसके लिए, कर्ल एंटर मारते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। और ये देखो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है कि भाई कुकी सेट करनी है, आपको कुकी आपने सेट नहीं करी। तो मैं कुकी लगा देता हूँ, उसका क्या -H। उसके बाद हम यहाँ क्या देंगे, कुकी, और कुकी के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा $cookie, ठीक है। आप अपनी कुकी खुद से सेट कर लेना। मैंने जो अपनी कुकी है वो मैंने $cookie नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखी है, ताकि मुझे बार बार वो लंबी पेस्ट ना करनी पड़े। वो आप तरीके खुद से कर सकते हो। अब मैं एंटर मारता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पे आ जाएगा क्या आ रहा है,
तो यूज़र नॉट ऑथेंटिकेटेड, यानी कि इसमें हमारे को कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए, इसके अंदर सर्वर के अंदर जाने के लिए कुछ चाहिए होगा। और नॉर्मली अगर यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड नहीं मांग रहा है ऑथेंटिकेशन में, तो इसका मतलब हमारे को कोई एक कुकी वैल्यू सेट करनी पड़ती है। नॉर्मली अगर किसी वेबसाइट का आपको आ रहा है कि आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, और ऑथेंटिकेट हम नॉर्मली कैसे होते हैं, लॉगिन पासवर्ड डाल के। अब जब लॉगिन पासवर्ड हमसे पूछ नहीं रहा है तो ऑथेंटिकेट कैसे होंगे? तो नॉर्मली हमारे को कोई कुकी की वैल्यू पास करनी पड़ती है, तब वो मानता है कि अच्छा आपने एक कुकी वैल्यू लगाई है तो इसका मतलब आप पे प्रिविलेजेस हैं इसको देखने के, तो आप ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, तो वो हमारे पे अभी नहीं है ऐसी कुछ जिससे हम इसको ऑथेंटिकेट कर पाएँ। तो और उसके अलावा हमारे को अपना दूसरा फ्लैग जो है वो यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या थी, ओसिंट की मदद से सब डोमेन्स को निकालना। क्या कुछ हमारे को डिफरेंट मिलता है? ऐसा भी हो सकता है खाली सर्वर वाला ही वापस आ जाए, ठीक है, ये तो हमारे को ऑलरेडी मिल गया है, या कुछ नए आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि हमारे को क्या मिलता है। अब उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक दूसरा टूल जो कि है द हार्वेस्टर। सबने सुना होगा उसके बारे में, तो द हार्वेस्टर, ठीक है, ये टूल है। -d डोमेन के लिए देंगे, vulnbegin.co.uk। -b मतलब मैं कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करना चाहता हूँ इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसके बारे में, तो मैं ऑल का यूज़, गूगल का, बिंग का, सब का यूज़ करो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो एंटर मारता हूँ मैं इस पर। अब इसने यहाँ पे जो फाइंड करा है, इसने एक्चुअली में एक नया यहाँ पे सब डोमेन फाइंड कर दिया, दूसरा सब डोमेन फाइंड कर दिया, जो कि ये काफ़ी अजीब सा है, v64hss83.vulnbegin.co.uk। तो इसने यहाँ पे ये फाइंड करा है हमारे लिए एक नया सब डोमेन। इसको भी हम कर्ल करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है हमारे लिए। यहाँ पे हम करते हैं कर्ल, ठीक है, डोमेन को पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस बार भूलेंगे नहीं हम कुकी को लगाना। तो यहाँ पे हम कुकी लगा देते हैं, कुकी और डॉलर कुकी, ठीक है, अपनी कुकी आप खुद सेट कर लेना, मैं डॉलर कुकी कर रहा हूँ। एंटर मारते हैं, देखते हैं हमारे लिए यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे हमारे लिए खाली एक और फ्लैग, हमारे को तीसरा फ्लैग जो मिल गया, क्योंकि हमने अपना दूसरा सब डोमेन भी फाइंड कर लिया, तो हमारे को तीसरा फ्लैग मिल गया है। 9 आउट ऑफ 3 अभी तक हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, हमने दो तरीके थे, दोनों तरीके यूज़ कर लिए, ठीक है। एक हमने द हार्वेस्टर का यूज़ कर लिया, ब्रूट फोर्स कर लिया। अब जो सब डोमेन्स वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, सब डोमेन्स हमने ढूंढ लिए। नॉर्मल पेन टेस्टिंग में, बग बाउंटी में आप और भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप दुनिया भर के सब लिस्टर हैं, एसेट फाइंडर है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आप जिनका यूज़ ले सकते हो फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ही टूल का यूज़ लूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ से हमारे को क्या करनी चाहिए, हमारे पे 3 डोमेन्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, एक कोई भी डोमेन को पिकअप करते हैं और उसकी कंटेंट डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं, उसके डिफरेंट एंड पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं ना। यही काम करेंगे सबसे पहले, जिसे आप लोग नॉर्मल टर्म में डायरेक्टरी बस्टिंग भी कहते हो, वो काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा जो सबसे मेन डोमेन है, ये वाला है ना, जिसकी अपनी एक वेबसाइट है, वो वाला सबसे पहले मैं करूँगा। फिर हम सब डोमेन्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ लूँगा, एक टूल है, आपको पता होगा, फफ है ना, बहुत फेमस टूल है, फज फास्टर यू फूल, बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो मैं उसका यूज़ लूँगा। तो कमांड क्या होगा इसके लिए, -w, ठीक है, वर्ड लिस्ट हमारे को देनी पड़ेगी जिससे मैं करना चाहता हूँ डरबस्टिंग, तो वर्ड लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी content.txt, जो कि ऑलरेडी हमारे को प्रोवाइडेड होती है। उसके बाद कितनी थ्रेड्स मैं यूज़ करना चाहूँगा, 2 थ्रेड्स का यूज़ लेना चाहूँगा। यहाँ पे ज़्यादा थ्रेड्स मत यूज़ करना। एक चीज़ याद रखना, ctfchallenge.com आप लोगों को बैन कर देगा अगर आप बहुत स्पीड से ब्रूट फोर्सिंग कंटेंट डिस्कवरी करोगे। तो आपको थोड़ा टाइम लेता है ज़रूर, क्योंकि आप थ्रेड्स कम कर रहे हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, वरना वो आपको बैन कर देगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फफ में आप 2 का ही यूज़ लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। वो तो आपको एक बोलते हैं कि एक ही थ्रेड का यूज़ लो, मैं आपको फिर भी 2 का ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 2 थ्रेड्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, हम यहाँ -p का ऑप्शन देंगे 0.1। ये बस इतना कह रहा है कि हर रिक्वेस्ट के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप लेना। उसके बाद हम अपनी कुकी दे देते हैं, यहाँ पे कुकी भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो होगा ही नहीं काम, कुकी। और उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं डॉलर कुकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम अपनी URL देंगे जिसको हमारे को एक्चुअली फर्स्ट करना है, तो http vulnbegin.co.uk/ और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे, जहाँ पे भी आप फज लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फज लिख दिया है, तो फफ क्या काम करेगा, इस जगह पे वर्ड्स को ट्राई करेगा, ठीक है। इस जगह पे वो फजिंग करेगा, डिफरेंट वर्ड्स इस content.txt के अंदर से उठा के यहाँ पे रखेगा। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टरी बस्टिंग बोल रहे हैं। नॉर्मली फफ फजिंग के लिए यूज़ होता है, ये फज कर रहा है एक्चुअली में देखा जाए, लेकिन काम ये डायरेक्टरी बस्टिंग वाला ही कर रहा है, डायरेक्टरीज को फाइंड कर रहा है फजिंग के थ्रू। तो हम वही काम कर रहे हैं, बस कमांड इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन हम नहीं देंगे। अब एंटर मारते हैं और वेट करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या ढूंढ के लाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसको थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि 4600 रिक्वेस्ट इसको करनी पड़ेंगी, टोटल इतने वर्ड्स हैं उस वर्ड लिस्ट के अंदर, और हमने थ्रेड्स काफ़ी कम रखी है, तो इसकी स्पीड धीरे होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम। तो हम लोगों को यहाँ पे 4 डिफरेंट एंड पॉइंट्स मिले हैं। पहला है CPA एडमिन,
CSS, JS और robots.txt 4 एंड पॉइंट हमारे को डिफरेंट मिले, सब पे रिस्पॉन्स कोड भी अलग अलग आया। अब 301 यहाँ पे आपको दिख रहा है CSS और JS पे, 302 जो है वो है CPA एडमिन और robots.txt पे 200। तो अब इनको देखना शुरू करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम CSS को देख लेते हैं। CSS में अगर हम जाएंगे तो CSS में आपको दिख जाएगा 403 फॉरबिडन। तो मैं इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि CSS में आपको भी पता है CSS में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को, वही bootstrap.css वगैरह मिलेगी। तो सेम JS के साथ भी होगा, ठीक है। सेम अगर आप JS भी करोगे तो वो भी हमारे को फॉरबिडन आएगी, तो उसमें भी हम ज़्यादा आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं CP एडमिन, ठीक है। CP एडमिन को हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसने हम लोगों को रीडायरेक्ट कर दिया है CP एडमिन /login के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक लॉगिन पेज आ गया। तो इस लॉगिन यूजर नेम में मैं TCE दे देता हूँ, ठीक है, यूजर नेम की तरह। और पासवर्ड में लेट से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, तो मैं देता हूँ TCE123 ऐसा दे देते हैं और लॉगिन करने का ट्राई करते हैं क्या होता है। तो इसने मेरे को बोल दिया यूजर नेम इज इनवैलिड। अब अगर आप सोचोगे तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे को बता रहा है कि यूजर नेम इज इनवैलिड। तो मैं इसका फ़ायदा उठा के पहले यूज़र नेम का एन्यूमरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये मुझे बोलेगा यूज़र नेम इज़ इनवैलिड तब तक मुझे पता है कि वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता इस वेबसाइट पे। लेकिन जब ये कुछ दूसरा एरर देगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो पासवर्ड इज़ इनवैलिड और या फिर कुछ और जो भी एरर देगा, ठीक है, वो जो भी एरर देगा, लेकिन उससे मेरे को ये कंफर्म हो जाएगा वो यूज़र नेम इसमें एग्जिस्ट करता है ना। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसका ही यूज़ ले सकते हैं पहले यूज़र नेम का एन्यूमरेशन करने के लिए, और जब मुझे यूज़र नेम पता चल जाए तो मैं सिमिलर वे में पासवर्ड को भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, है ना। तो यही हम काम कर सकते हैं। उससे पहले हम लास्टली robots.txt को देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ मिल जाए। तो robots.txt पे चलते हैं। robots.txt यहाँ पे हमारे को एक डायरेक्टरी दी हुई है डिसअलाउ में, ठीक है। इसको हम देखते हैं सीक्रेट डायरेक्टरी, है ना, नाम से पता चल रहा है सीक्रेट है कुछ। तो यहाँ पे हम ये डालते हैं सीक्रेट डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमारे को अपना 4th फ्लैग जो है वो मिल गया है। इसके बाद अब हम क्या काम कर सकते हैं, सीक्रेट डायरेक्टरी में फजिंग का ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और लेकिन उससे पहले मैं एक बार CP एडमिन पे ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट कर लूँ। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें डोमेन पे एक साथ मत कर लें कि एक तरफ फजिंग भी लगा दी और एक तरफ आपने ब्रूट फोर्सिंग के लिए पासवर्ड भी लगा दिया, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी। और मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आप भेजोगे इस डोमेन पे तो वो आपको DDoS में कैटेगराइज करके बैन कर देता है CTF चैलेंज, ठीक है। बैन क्या मतलब, टेम्पररी बैन लगा देता है कुछ टाइम के लिए, तो वो मत करना, ठीक है। पहले हम क्या काम करेंगे, यूजर नेम को ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं सीक्रेट डायरेक्टरी में फिर आगे फजिंग करूंगा फफ की मदद से। तो कमांड है हाइड्रा -L का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे को यूज़र नेम नहीं पता, तो मैं दूंगा वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हम दे देंगे यूज़र नेम, हमारे को फाइल्स प्रोवाइडेड है। उसके बाद अगला ऑप्शन होगा -p इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम को मैं एक साथ ब्रूट फोर्स नहीं करना चाहता। तो पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड में कुछ भी हो वो हमारे को बताता रहेगा जब तक यूज़र नेम गलत है कि यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। जैसे ही हमारे को ये मैसेज हटेगा इसका मतलब यूज़र नेम हमारे को वैलिड मिल चुका है ना। तो अब ये हो गया। उसके बाद हम देंगे नेक्स्ट चीज़ अपना डोमेन नेम। तो डोमेन है हमारा जिसको टारगेट करना है vulnbegin.co.uk। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देंगे HTTP post-form, यानी कि हमें HTTP वेबसाइट पे करना है पोस्ट मेथड में और फॉर्म में, है ना, एक लॉगिन फॉर्म है उसमें करना है। लास्टली यहाँ पे हमें क्या देंगे, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग देंगे हम। स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देनी होती है इस स्ट्रिंग के अंदर जब हम ब्रूट फोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोलन से वो सेपरेटेड होती है। तो पहली चीज़ में आपको बताना होता है कि कहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है, मतलब vulnbegin.co.uk के आगे क्या पाथ है। तो वो पाथ हमारे को पता है, /CP एडमिन /login, यहाँ पे करना है, ये हमारे को पता है। अब नेक्स्ट कोलन के बाद अगली चीज़ आती है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम भेज रहे हैं सर्वर को, है ना, वो किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, वो किस पैरामीटर्स के साथ भेज रहे हैं। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मिल सकते हैं हमारे को। उसको ढूंढने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको वो ब्राउजर से मिल जाएगा। तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, नेटवर्क टैब पे जाओ, यहाँ पे हम वही यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं TCE, और यहाँ पे हम डाल देते हैं पासवर्ड में TCE123। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ नीचे रिक्वेस्ट दिखाएगा कि लॉगिन को एक रिक्वेस्ट लगी है, यहाँ लॉगिन वाले पेज पे दिखा रहा है। तो इस लॉगिन के अंदर अब यहाँ पे काफ़ी सारे, जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हेडर्स, पेलोड, प्रीव्यू, कुकीज़, सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखता है आपने क्या रिक्वेस्ट करी और क्या सामने से रिस्पॉन्स आया। जैसा आपको सेम बर्ब स्वीट में दिखता है ना, सेम वैसा ही व्यू आपको यहाँ पे मिलता है, क्या रिस्पॉन्स हेडर्स आए और आपने क्या रिक्वेस्ट करी, है ना। अब यहाँ पे हमारा मेन जो कंसर्न है वो हम देखते हैं पेलोड में, हमने क्या पेलोड भेजा है लॉगिन को, जो लॉगिन वाला पेज है उसको सर्वर को क्या पेलोड भेजा है। ये पेलोड हमने भेजा, इसको आप व्यू सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने ये भेजा है, यूजर नेम इक्वल्स टू TCE एंड पासवर्ड इक्वल्स टू TCE123। ये आपने भेजा है सामने सर्वर को, है ना, पोस्ट फॉर्म में इस डेटा को भेजा है। तो ये हमारे को चाहिए क्योंकि हमारे को इन्हीं को ब्रूट फोर्स करना है। TCE123 की जगह पे पासवर्ड की वैल्यू आएगी और TCE की जगह पे यूजर नेम वाली वैल्यू। तो इसको आप कॉपी कर लो। अब यहाँ पे आके आप इसको कॉलम्स के बीच में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो TCE है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे को यूजर नेम ब्रूट फोर्स करना है ना, तो यहाँ पे दे देंगे यूजर,
ये बिल्कुल सिमिलर, अगर आप लोगों ने हाइड्रा पहले यूज़ करा, ट्रैक में रूम भी है एक हाइड्रा का, तो अगर आपने यूज़ करा तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे पास दे देंगे हम, PASS, ये पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। और लास्टली आता है कि यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि भाई जब पासवर्ड गलत हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है, या फिर आप सही वाला भी दे सकते हो कि अगर पासवर्ड हम सही डालेंगे तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप ये बता सकते हो उसको। अगर आप बताओगे, जैसे लेट से मैं देखता हूँ F=, यानी कि मैं से बताऊंगा कि जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट गलत होगी, जब भी रिक्वेस्ट फेल होगी हमारी, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा सामने वाली वेबसाइट पे। तो मैसेज था यूजर नेम इज इनवैलिड, अगर आपको याद हो यूजर नेम इज इनवैलिड, ऐसे एक रिस्पॉन्स था, है ना। एक बार दोबारा चेक भी कर लेते हैं। तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दीजिएगा यूजर नेम इज इनवैलिड, तो वही सेम रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यूजर नेम इज इनवैलिड। ठीक है, जब भी इसको ये दिखेगा ये वाला मैसेज यूजर नेम इज इनवैलिड, तो मैंने इसको बता दिया ये एक फेल मैसेज है, यानी कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट फेल होगी, वो यूजर नेम गलत होगा, तो आपको हर बार ये वाला मैसेज दिखेगा यूजर नेम इज इनवैलिड। जैसे ही ये आपको ना दिखे वेबसाइट के अंदर यूजर नेम इज इनवैलिड, इसका मतलब आपने एक सक्सेस रिक्वेस्ट कर दी है, आपको सही में यूजर नेम एक मिल गया है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज हमारे को एक और चीज देनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला कोलन भी हम यहाँ पे देंगे और H देंगे। H मतलब हेडर कुकी हमारे को देनी पड़ेगी, वरना हमारी रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, H=, आपको लिखना है कुकी, उसके दोबारा कोलन 2 आगे और $कुकी, बस आपको जैसे आपने सिमिलरली कर्ल में लिखा था बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे लिखना है। और लास्ट उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देने में सबसे पहले देता हूँ -F। F का मतलब है जैसे ही आपको करेक्ट यूजर नेम मिल जाए वहीं पे रुक जाओ, ऐसा ना हो आप कंटिन्यू करी जा रहे हो आगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन होगा -T, यानी कि थ्रेड 1, एक ही थ्रेड का यूज़ करो, ऐसा ना हो बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रा फुल स्पीड में भागेगा तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो एंटर मारते हैं और यूजर नेम का अब हम वेट करते हैं कि यूजर नेम क्या आता है। तो यूजर नेम तो हमारे को यहाँ पे मिल गया है, यूजर नेम है एडमिन। अब ये मत सोचना कि पासवर्ड ABCD ही है, ऐसा नहीं है। ABCD मतलब ABCD पासवर्ड तो हमने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था, लेकिन जब उसने एडमिन यूजर नेम ट्राई करा तो उसको ये मैसेज नहीं आया होगा कि यूजर नेम इज इनवैलिड। इसका ये मतलब है कि एडमिन एक वैलिड यूजर है। अगर आपको देखना भी है तो मैं जाके वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। तो हमारे को जो यूजर नेम मिला है वो है एडमिन, ये यूजर नेम मिला है एडमिन, तो हम एडमिन यहाँ पे लिख देते हैं। और पासवर्ड में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ हेलो, ठीक है, मैंने हेलो दिया। लॉग इन करते हैं और इस बार आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पासवर्ड इज इनवैलिड। इसका मतलब यूजर नेम इनवैलिड नहीं है, पासवर्ड इनवैलिड है, यानी कि यूजर नेम एडमिन सही है। अब आपको पासवर्ड ढूंढना है, तो अब बारी आती है पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने की। सिमिलर, बिल्कुल कमांड सिमिलर रहेगा, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे एरर मैसेज यूजर नेम इज इनवैलिड की जगह पासवर्ड इज इनवैलिड हो जाएगा, और इस बार हम यूजर नेम में ब्रूट फोर्स नहीं करने वाले, तो वो सब चीजें बदलेगी। तो इस बार हमारा कमांड हो जाएगा हाइड्रा -L एडमिन, ठीक है, -P, पासवर्ड में इस बार ब्रूट फोर्स करना तो P हो जाएगा, वर्ड लिस्ट, और यहाँ पे हम पासवर्ड्स दे देंगे, ठीक है, passwords.txt। उसके बाद आएगा हमारा onebegin.co.uk, है ना। उसके बाद आएगा http-post-form, और उसके बाद आएगी हमारी कोलन वाली चीज़ें। तो हमारे को यहाँ पे कोलन देने हैं। तो सबसे पहले कोलन में हमारे को बताना पड़ेगा कहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है। तो हमारे को करना है CP admin के अंदर /login के अंदर। आपका जो पेलोड होगा, जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो किस फॉर्मेट में जाएगा सर्वर का, तो यूजर नेम =, और यहाँ पे हम दे देंगे यूजर, है ना, यहाँ पे ब्रूट फोर्स करो, एंड पासवर्ड, और पासवर्ड =, यहाँ पे भी सेम हम बोल देंगे पास को ब्रूट फोर्स यहाँ पे करो, ठीक है। और लास्टली यहाँ पे हम क्या देंगे, सक्सेस या फेल मैसेज, तो हम फेल मैसेज देंगे F=, क्योंकि सक्सेस मैसेज हमारे पे नहीं है। सक्सेस मैसेज होता तो मैं S = करता, तो F =, ठीक है। और हमारा मैसेज क्या है, पासवर्ड इज इनवैलिड, इस बार पासवर्ड इज इनवैलिड, ये हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे हेडर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वैलिड की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, वैलिड, ठीक है। और हेडर होगा हमारा H = कुकी $कुकी, ये हमारा यहाँ पे हेडर था। उसके बाद -F ऑप्शन देंगे ताकि जैसे ही हमारे को सही पासवर्ड मिले वहीं रुक जाए हाइड्रा, आगे ना बढ़े। और उसके बाद -T1 कर देंगे, स्पीड लिमिटेड रहे। एंटर मारते हैं इस पर। तो अब देखोगे हाइड्रा भी कंप्लीट हो गया और हमारे को पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड और यूजर नेम दोनों मिल गए। एडमिन तो पहले ही था हमारे पास, और पासवर्ड भी अब वैलिड मेरे को मिल चुका है। अब इससे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड लगाए गए थे। तो यहाँ डालते हैं एडमिन, और पासवर्ड में हम डाल देते हैं 159753, यही था शायद पासवर्ड। लॉगिन करते हैं एंड वी आर इन द एडमिन सेटिंग्स, यानी कि एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं, हम एडमिन बन चुके हैं इस वेबसाइट पे, और हमारे को अपना 5th फ्लैग जो है वो भी मिल चुका है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को कुछ है कि API की, लोडेड फॉर्म, कॉन्फ़िग, कनेक्टेड आ रहा है। उसके अलावा वैलिड, फाउंड, काफ़ी कुछ आ रहा है जो कि मेरे को अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड क्या है, मतलब पता नहीं, कॉन्फ़िग फाइल API की समझ नहीं आ रहा है।
अब हमारे को फ्लैग भी मिल गया, तो अब हमारे को नेक्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए? सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका पेज सोर्स देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे को मिल जाए तो व्यू पेज सोर्स कि अलग से कुछ JS फाइल्स लगाई गई हो, कुछ लगाया गया हो, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है जो अलग से कोई JS फाइल हो या कुछ हो, ठीक है, वही सब है jQuery बूटस्ट्रैप, यहाँ तो कोई काम का नहीं है हमारे। उसके अलावा जब हम ऑथेंटिकेट होते हैं तो हमारे को कुछ कुकीज़ दी जाती है जिसके बेस पे ब्राउज़र को पता चल रहा है, सर्वर को पता चल रहा है कि हाँ भाई मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, मेरे को कुछ टोकन, कुछ कुकी, कुछ इस टाइप की चीज़ दी जाती है, तो वो हम देख लेते हैं, वो ज़रूर देखनी चाहिए। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आप कुकी में देखोगे तो CTF चैलेंज के अलावा हमारे पे एक टोकन ऐड हो चुका है। ये टोकन है और ये वैल्यू ये बताता है, जब तक आप ये टोकन ब्राउजर में लगा के रखोगे तब तक ये आपको ऑथेंटिकेटेड मानेगा कि आप CP एडमिन को देख सकते हो। अगर ये टोकन मैं हटा दूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे CP एडमिन को नहीं देखने देगा, ये लॉगिन पे मेरे को वापस रीडायरेक्ट कर देगा कि आपके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं है, आप देख पाओ। ये टोकन इसे बता रहा है, ये कुकी का काम कर रहा है कि भाई आप पे प्रिविलेजेस हैं, आप ये सब देख सकते हो। अब यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, CP एडमिन के अंदर अगर हम डायरेक्टरी बस्टिंग करें, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या पेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमारे को फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैंने पहले क्यों नहीं करा, मैं पहले भी तो CP एडमिन को ब्रूट फोर्स कर सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो हर बार मेरे को लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा था ना, तो वो मांग रहा था कि मैं उस पर लॉगिन करूँ। अब मैंने उस पर लॉगिन कर लिया है, मेरे पे टोकन आ गया, तो मैं टोकन का यूज करके मैं ब्रूट फोर्सिंग करूंगा, तो अब वो मेरे को ब्रूट फोर्सिंग में रोकेगा नहीं, बार बार रीडायरेक्ट नहीं करेगा लॉगिन की तरह, तो मैं आराम से यहाँ पे फजिंग कर सकता हूँ, डायरेक्टरी बस्टिंग कर सकता हूँ। तो हम क्या काम करते हैं, इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं फफ का वापस से यूज लूंगा, फफ, और सबसे पहले हम नया टोकन दे देते हैं जो हमारे को अभी अभी टोकन मिला है। तो टोकन के अंदर अपनी वैल्यू पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी करी थी। उसके बाद अगली जो कुकी है जो CTF चैलेंज हमारे को देता है वो भी देनी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कोलन, और कॉलन देने के बाद मैं यहाँ डॉलर कुकी दे दूंगा, जो मेरी कुकी वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अपनी वेबसाइट तो देनी है, जैसे करना है मेन फजिंग वो तो देनी ही पड़ेगी, तो उसके बाद -CP एडमिन, उसके बाद फज, इसको फर्स्ट करना है, CP एडमिन के बाद वाला अब हमारे को फर्स्ट करना है, ये मेन है ना। तो अब यहाँ पे हम एंटर मारते हैं, बस इतना ही कमांड था, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोगों को लॉगिन और लॉगआउट तो ऑलरेडी पता था CP एडमिन के अंदर, है ना, ये हम देख ही चुके थे कैसे लॉगिन, और अगर लॉगिन है तो लॉगआउट भी होगा लॉगआउट करने के लिए। लेकिन हमारे को यहाँ पे एक एंड पॉइंट डिफरेंट मिला है जो कि है ENV, जिसका स्टेटस भी 200 है और साइज़ काफ़ी बड़ा है, साइज़ इसका 111 है, यानी कि इसके अंदर कुछ कंटेंट एक्चुअली में लिखा हुआ है ना। तो वो ज़रूर हम देख लेते हैं। तो उसके लिए ब्राउज़र पे भी देख सकते हो, आप कर्ल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं, और कर्ल करना है तो आप कर्ल भी कर सकते हो, बस हेडर ऐड कर देना, टोकन ऐड कर देना और कुकी, तो कर्ल भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ ENV के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे को एक API की मिली है, ठीक है, X टोकन, और एक टोकन दिया गया है सबसे पहले हमारे को X टोकन करके। अब ये कोई कुकी भी हो सकती है, ये कोई हेडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई API की है, कुछ दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए कोई की हो सकती है, किसी API को एक्सेस करने के लिए कोई की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और उसके अलावा हमारे को यहाँ पे फ्लैग एक मिल गया है अपना, शायद ये 6th फ्लैग है, अगर मैं सही से काउंट याद है काउंटिंग मुझे, तो ये 6th फ्लैग हमारे को हमारा मिल गया है 9 में से। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस X टोकन को ले लेते हैं और इस X टोकन को ट्राई करते हैं अलग अलग जगह कहाँ पे ये काम करेगा, मतलब क्या करना है इस X टोकन का, ये देखना पड़ेगा। तो इस X टोकन को एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको अपनी कुकी में लगा के देखते हैं कि कुछ अंतर पड़ रहा है क्या, कुकी में लगा के देख लेते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो X डैश टोकन यहाँ पे लगाते हैं X टोकन को, और जो इसकी वैल्यू है, पर ये एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये कुकी है नहीं। अब आप पूछोगे मेरे को कैसे पता कि ये कुकी नहीं है, तो मेरे को ये इसलिए पता है कि ये कुकी नहीं है क्योंकि कभी भी कुकी का ना एक फॉर्मेट होता है। कुकी पता है कैसे लिखी जाती है, CTF चैलेंज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ठीक है, CTF चैलेंज इक्वल्स टू उसकी आगे वैल्यू होगी जो भी कुकी की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CTF चैलेंज इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू, कुकी हमेशा ऐसे लिखी जाती है। ये जो फॉर्मेट है ना, X टोकन और उसके बाद एक कोलन और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देखिए उसकी वैल्यू, ये हमेशा हेडर का एक फॉर्मेट होता है। कभी भी देखना हेडर हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, इसके अलावा फॉर्मेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि आप कैसे एक हेडर को लिख सकते हो। एक रिक्वेस्ट के अंदर हेडर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पहले उसकी जो की है मेन, फिर उसके बाद एक कोलन और फिर उसकी वैल्यू। तो ये एक हेडर है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पक्का एक हेडर है, कुकी नहीं है, क्योंकि कुकी होती तो इक्वल्स टू होता है, X टोकन इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको मैं रीलोड भी करके दिखा देता हूँ, तो देखते हैं X टोकन कुकी नहीं है, क्योंकि कोई फर्क हमारे को यहाँ पे खास नहीं पड़ा, आपको दिख ही रहा होगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसको हेडर की तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक हेडर लगाते हैं अपनी रिक्वेस्ट में, हेडर लगा के इसको भेजते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब हेडर लगाने के यहाँ पे काफ़ी तरीके हैं। एक है कि आप सीधा बर्ब स्वीट का यूज़ ले लो और उसकी मदद से कर दो आप ये काम, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे X टोकन को कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे यूज़ लूँगा एक एक्सटेंशन का जिसका नाम है मॉड हेडर,
बहुत फेमस एक्सटेंशन है, बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है। इसकी मदद से आप हेडर्स को ऐड कर सकते हो एक रिक्वेस्ट में। आप जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें एडिशनल हेडर्स आप भेज सकते हो, तो आपको बर्ब स्वीट खोलनी नहीं पड़ती। मतलब ये है इसका कि आप काम शॉर्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। बर्ब स्वीट का मैं ज़्यादा कम से कम यूज़ लेना चाह रहा हूँ पहले वाले केस में, ताकि जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। अगले चैलेंज, जितने चैलेंज हार्ड होते रहेंगे उतना ज़्यादा बर्ब स्वीट भरता रहेगा। तो बर्ब स्वीट का ये मत सोचना कि उसका यूज़ नहीं है, बहुत यूज़ आने वाला है बर्ब स्वीट का आगे चल के। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो बर्ब स्वीट के साथ तो उसकी वीडियो ज़रूर देख के उसको अपना अच्छा कर लो बर्ब स्वीट को। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं दूंगा रिक्वेस्ट हेडर, है ना। और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स टोकन, और उसके बाद इसकी वैल्यू कॉपी कर लेंगे और सेम मॉड हेडर पे जाएंगे और एक्स टोकन की जो वैल्यू है वो सेट कर देंगे। यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो एक्स टोकन हेडर के साथ जाएगी। इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं कुछ होगा कि नहीं होगा। और कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, अगर आप देखो कोई रिजल्ट में अंतर नहीं। सीपी एडमिन को विजिट करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ हो, तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे फंस गए हैं तो अब हम क्या करें, कुछ आइडिया लगाओ। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों को जो सर्वर वाला है ना, server.1begin, वहाँ पे हमारे को ऑथराइज नहीं माना गया था। और मैंने आपको बताया था वो नॉर्मली ऑथराइज, अगर लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड हमसे नहीं मांग रहा है तो वो कैसे ऑथराइज होता है। कोई हेडर, कोई कुकी हमारे को दी जाएगी जिसकी मदद से हम ऑथराइज होंगे। अब हमारे को एक ऐसी वैल्यू दी गई है, हेडर दिया गया है, जो कि एक अपने आप में यूनिक वैल्यू सी लग रही है, हैश टाइप का लग रहा है, जो कि हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है, कुकी का काम कर सकता है। तो शायद ये सर्वर पे काम करे, तो हम एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए सर्वर वाला भी। तो मैं क्या काम करूँगा, सर्वर पे जाके देखता हूँ कि सर्वर पे क्या होता है। server.1begin.com, उस वाले जो सब डोमेन है उसमें जाके देखते हैं सर्वर। तो इससे ये याद रखना कि कभी भी ना अगर आपको एक डोमेन पे कोई चीज़ मिल रही है तो ये मत सोचना कि वो दूसरे डोमेन से कनेक्टेड नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं एक डोमेन दूसरे डोमेन से। बहुत बार सेम डेटाबेस भी यूज़ कर रहे होते हैं, सेम कुकी यूज़ करते हैं, सेम हेडर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन होती है और वनरेबिलिटीज़ में भी हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना कि एक डोमेन में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो आप सोचते हो कि शायद इस डोमेन में काम नहीं कर रही है और आप चाहते हो कि मैं एक बार ट्राई तो करके देखूं कि दूसरे डोमेन में क्या पता वो काम कर जाए, तो हमेशा करो, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि वो सब डोमेन के अंदर भी काम कर जाए, ठीक है। तो अब एंटर मार के देखते हैं यहाँ पे, और इस बार आया है यूज़र ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। यूज़र ऑथेंटिकेटेड हमारे को आया है और वो इसीलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे जो मॉड हेडर की वजह से नया हेडर भेज रहे हैं ना, उसकी वजह से एक्स टोकन जब हमने लगाया तो अब ये कह रहा है यूज़र ऑथेंटिकेटेड। अगर मैं इसको हटा देता तो यहाँ पे कहता कि नहीं, ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो और यहाँ पे आप देखोगे ये फ्लैग दूसरा फ्लैग है। पहले भी हमारे को एक server.1begin पे मिला था, लेकिन जब हम और अनऑथेंटिकेटेड थे तब हमारे को मिला था, वो फ्लैग दूसरा था। वो था कि आपने फाइंड कर लिया है सर्वर सब डोमेन को। इस बार ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारे को दूसरा फ्लैग मिला है, ये अगला फ्लैग है 7th फ्लैग, ठीक है। और ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारे को मिला है। तो अब इसका मतलब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गए सर्वर वाले सब डोमेन का, अब हम यूज ले सकते हैं एक्स टोकन की मदद से। अब हमारे को यहाँ से क्या करना चाहिए, हम क्या करें आगे। अब हमारे पे क्योंकि सर्वर का एक्सेस आ गया तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी फजिंग नहीं करी, कोई भी डायरेक्टरी इसकी नहीं ढूंढी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेटेड नहीं थे। अब मैं इसमें ढूंढना शुरू करूंगा कि क्या क्या मेरे को मिलता है। तो वही फफ का हम यूज लेंगे, लेकिन एक्स टोकन लगाने के साथ ही हम यहाँ पे जा सकते हैं, ये याद रखना। तो एक्स टोकन आपको लगाना पड़ेगा फफ में भी, तभी हमारे को ये अलाउ करेगा अपनी डायरेक्टरीज को देखने के लिए। तो इसका कमांड होगा फफ हेडर देंगे इस बार, और हेडर में हमारा जाएगा एक्स टोकन, ठीक है। इस बार कुकी के अंदर मत डाल देने से, एक्स टोकन अलग एक हेडर है अपना, ठीक है। तो एक्स टोकन देंगे, एक्स टोकन की वैल्यू देंगे, और उसके बाद हमारा एक और हेडर हमारे को ऐड करना है जो कि है कुकी हेडर। कुकी हेडर अपने आप में अलग है, तो हमने 2 हेडर ऐड करें, एक्स टोकन अलग से ऐड कर रहे हैं, कुकी को अलग से ऐड कर रहे हैं। तो ये कुकी हेडर हम ऐड करते हैं और यहाँ पे सिर्फ $कुकी देंगे। यहाँ पे आपको वो जो टोकन है ना वो डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टोकन किसका था, वो सीपी एडमिन का टोकन था। वहाँ पे आप सीपी एडमिन में ऑथेंटिकेट हुए थे तो उसलिए टोकन था, वो यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए एक अलग से अपने आप में हेडर है जो कि हमको मिल चुका है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, website-u, और लास्ट में हम यहाँ देंगे फज, है ना। और सॉरी, मैं सर्वर ऐड करना भूल गया, सर्वर देना है यहाँ पे, सर्वर को फज करना है इस बार, सर्वर वाले सब डोमेन को, और बस एंटर मारते हैं अब हम। तो अब आप देखोगे हमारे को यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड हुई है, robots.txt और यूज़र हमारे को फाइंड हुआ है। दोनों में रिस्पॉन्स 200 आया है और साइज़ दोनों में कुछ ना कुछ है, 42 और 33, यानी कि डेटा तो दोनों में है ना। तो वो हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा है दोनों के अंदर, robots.txt और यूज़र के अंदर। तो सबसे पहले मैं robots.txt को देख लेता हूँ, robots.txt, एंटर चलते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं, और यहाँ पे हमारे को एक सीक्रेट डायरेक्टरी यहाँ पे भी मिली है। सीक्रेट डायरेक्टरी देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या। और यहाँ पे हम चलते हैं सीक्रेट डायरेक्टरी के अंदर, रिसोर्स नॉट फाउंड,
जो कि काफ़ी अजीब है क्योंकि वो मेंशन थी तो मिलनी तो चाहिए थी। चलो कोई नहीं, यूज़र के अंदर चल के देखते हैं यूज़र के अंदर क्या है। यूज़र के अंदर हमारे को हमारी आईडी दी गई है, एक आईडी 27 है हमारी, और एक एंड पॉइंट हमारे को दिया गया है जो कि /27 है शायद, / मतलब यूज़र तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, /user /27। तो यहाँ पे हम देखते हैं 27 पे कुछ है क्या। 27 एंटर मारते हैं 27 पे और कुछ तो मिला है। यूज़र नेम मिला है वन बिगिन वेबसाइट, सेम आईडी 27, और यहाँ पे एक और एंड पॉइंट दिया गया है इन्फो। तो इन्फो के अंदर भी जाके देख लेते हैं इन्फो क्या है। इन्फो, और यहाँ पे हमारे को एक और फ्लैग तो मेरे को दिख ही गया है सबसे पहले। तो ये हमारा 8th फ्लैग है, यानी कि एक फ्लैग और रह गया है। 9 में से 8 फ्लैग हमने फाइंड कर लिए हैं। और डिस्क्रिप्शन क्या है, यूज़र फॉर द मेन वेबसाइट, और ये उसके बाद फ्लैग दिया है। अब यहाँ पे हमारे को फ्लैग मिल गया, लेकिन मेरे को ना यहाँ पे मतलब बिल्कुल एक हैकर वाला टिंकरिंग जिसे हम कहते हैं, सिक्स्थ सेंस स्पाइडरमैन की जो थी वो यहाँ पे चालू हो गई है। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो हम कुछ मतलब ऐसा मन कर रहा हो कि यार ये तो एक बार छेड़ के देखना, मतलब इसमें मैं कुछ चीज़ ट्राई करूँ। तो मेरा यहाँ पे मन कर रहा है, यहाँ पे आईडी 27 दिया है, अगर मैं इसकी जगह 1 आईडी डालूँ तो क्या होगा, 1 डाल के देखे तो, या फिर 2 डाल के देखे तो ऐसे करके अगर हम कुछ आईडीज डालें, एटलीस्ट 100 आईडी डाल के देखिए तो क्या होगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और यूज़र्स भी एग्जिस्ट करते हुए ना, मे बी 10 यूज़र, 11 या फिर 100 या फिर 50, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई यूज़र एग्जिस्ट करता हूँ, मैं उसका भी डेटा देख पा रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। अपने 27 आईडी यूज़र का तो देख पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं किसी और यूज़र का भी देख सकता हूँ? तो वो मेरे को यहाँ पे एक मन कर रहा है देखने का। उसके लिए यहाँ पे हम सबसे बढ़िया टूल हम यूज़ ही कर रहे हैं ऑलरेडी, फफ का यूज़ कर सकते हैं फजिंग के लिए। डिफरेंट नंबर्स के लिए फस कर सकते हैं कि आईडी फस कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि कोई एक ऐसी आईडी हमारे को मिल जाए जिसका हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा 27 के अलावा। 27 तो हमारे को ऑलरेडी मिल ही चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही फफ का कमांड लिखेंगे हम, सबसे पहले fuf-w। अब वर्ड लिस्ट में क्या देना है, मेन चीज़ आती है कि वर्ड लिस्ट में आपको यहाँ पे क्या देना है। यहाँ पे हमारे को देना है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स, है ना, ये देना है। आप 1000 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना टाइम आप पे आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ना एक काम करूँगा, एक कमांड रन करूँगा, सीक्वेंस कमांड। बहुत ईजी है सीक्वेंस कमांड। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सीक्वेंस 1 से लेके 100, अगर मैं ये लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के नंबर जनरेट हमारे को करके दे देता है। लूप की तरह काम करता है एक तरह से ये कमांड, सीक्वेंस कमांड। तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, सीक्वेंस 1 से लेके 100 तक के नंबर्स जनरेट करो, ठीक है, और इसको मैं पाइप कर दूंगा किसके अंदर, फफ के अंदर। तो वो क्या होगा, 1 से लेके 100 को एक वर्ड लिस्ट की तरह लेगा और एक एक करके ट्राई करेगा। तो मैं लिखूंगा fuf-w, ठीक है, वर्ड लिस्ट ले, और वर्ड लिस्ट की जगह पे मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, एक डैश लगा दूंगा। ये डैश यहाँ पे क्या काम करेगा, ये डैश यहाँ पे इसको ये बताएगा कि जो पिछले पाइप के कमांड का आउटपुट आया है उसको तुम यहाँ पे यूज करो एज अ वर्ड लिस्ट, ठीक है। पाइपिंग में हम बहुत बार ऐसा यूज करते हैं कि जो इस कमांड का आउटपुट है वो इस कमांड के इनपुट बना के भेज देते हैं। कैसे, इस डैश की मदद से। अगर आप अगले कमांड में डैश यूज करते हो तो वो पिछले कमांड का आउटपुट उसकी जगह पे ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड हम दे देंगे 2, वही सेम कमांड। यूजर के अंदर इस बार हमारे को फर्स्ट करना है ना, और नंबर ही फर्स्ट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस का लिया। अब हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को कौन कौन से मिलते हैं। एंटर मारता हूँ, 5 मेरे को यहाँ पे एक और यूज़र मिल गया, लेकिन उसका स्टेटस 403 आ रहा है, लेकिन उसका साइज़ है 48, यानी कुछ कंटेंट तो है। जो एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है 5 यूज़र के पास। तो यहाँ यूज़र के आगे मैं डाल दूंगा इस बार 5, और यू डू नॉट हैव द परमिशन टू व्यू दिस यूज़र, ओके। तो यहाँ पे मेरे को देखने नहीं दे रहा, लेकिन ट्राई करने में क्या है, इसके आगे अगर मैं इन्फो लगाऊं, क्योंकि इसके आगे इन्फो ही था, जैसे 27 के आगे इन्फो था, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन देखना, ओके। सो इन्फॉर्मेशन में हमारे को एक्सेस है। तो यहाँ पे अगर आप ये समझोगे तो ये क्या था, ये आइडोर वनरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। आइडोर क्या होता है, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी कि फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, मतलब इसका ये मतलब है, ये एक्सेस कंट्रोल एक वनरेबिलिटी होती है, यानी कि जिस चीज़ का मेरे को एक्सेस नहीं है मैं वेबसाइट में उसको भी देख पा रहा हूँ। अब देखोगे मेरे को 27 यूज़र हूँ मैं, आईडी 27 था, मैं नॉर्मल जो मेरे को टोकन मिला था वो 27 यूज़र का था, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख पा रहा था। लेकिन जो ये 5 यूज़र है, मैं इसकी तरह तो ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, मैं 5 यूज़र तो नहीं हूँ, मेरे को इसका डेटा नहीं देखना चाहिए था, और ऐसा था भी, मैं 5 यूज़र को नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो जो एक्सेस कंट्रोल था वो सिर्फ कहाँ पे अप्लाई हो रहा था, वो 5 यूज़र पे। जब मैंने इन्फो एंड पॉइंट देखा तो वहां पे मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहा था। तो ये होती है आइडोर वनरेबिलिटी, जहां पे मैं कुछ पैरामीटर में वैल्यू चेंज करूं, यूआरएल में मैंने कुछ छोटा सा चेंज कर दिया, यूजर की वैल्यू बदल दी, और मैं दूसरे यूजर्स की वैल्यू देख पा रहा हूं। कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है आप मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो उसे हम आइडोर वनरेबिलिटी कहते हैं, और बहुत कॉमन है, काफी ज्यादा मिलती है ये आइडोर वनरेबिलिटी, तो ये पता होनी चाहिए आइडोर।
तो अब आपको यहाँ पे आपका लास्ट 9th फ्लैग भी मिल चुका है। और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में एडमिन फॉर द सर्वर, तो 5 यूजर जो है ये एडमिन है इस सर्वर का, जिसकी आप सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो। तो अगर आपको वर्ल्ड बिगिन चैलेंज पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।